कब दिया था? सर आपने 790 से पूरा 990 तक पढ़ने बोला था। ठीक है, और आपने पढ़ लिया 790 से पूरा 990 तक? 990 तो नहीं पहुंची सर, 9 कुछ कितना स्लाइड सर, एक बार देखना पड़ेगा। 900 समथिंग में पहुंची थी सर। क्या खा रहे हो? ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने इसमें ये देखा था कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंसेस में 1919 एक्ट से, उसको हटा दिया गया। उसको हटा के वहां पे यस प्रोविंशियल सर, ऑटोनॉमी आ गई, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो बाई कैमरलिज्म था जो कि सेंटर में इंट्रोड्यूस किया था 1919 में, वो बाई यस सर। कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोविंसेस में। तो ये सारी बातें हुई। फिर एक और क्वेश्चन था कि इंडिया में भी कितनी जगह बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? तो आंसर है 6, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ बातें हो रही थी, फटाफट देखते हैं इसको आगे। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी 1935 एक्ट से, वो बना नहीं। फिर रिजर्व बैंक जो अभी बना है उसका जेनेसिस 1935 एक्ट से आया है। एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलमोस्ट 50% प्रोविजन 1935 एक्ट से आया है। इसके अलावा और भी चीजें हुई। बिहार उड़ीसा पहले एक रीजन कहलाते थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे, गुजरात, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध आता था, सिंध को अलग कर दिया। बहुत सारी चीजें हुई। फ्रेंचाइज क्या होता है? फ्रेंचाइज, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू 1/6 ऑफ द एडल्ट। सर एडल्ट फ्रेंचाइजी तो वोट फॉर 18 प्लस। हाँ, राइट टू वोट। वो एज वैरी कर सकता है, वो एज उनके ऊपर डिपेंड करता है कि 20 साल, 22 साल, 18 साल किस पे देना चाहते हैं वोटिंग राइट्स। बट राइट टू वोट जो है ये 1/6 ऑफ द एडल्ट्स को मिला। शुरू शुरू में प्रॉपर्टी के बेसिस पे राइट टू वोट मिलता था। प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, क्वालिफिकेशन है, तब तुमको राइट टू वोट मिलेगा। तो बहुत सारा, बहुत रिस्ट्रिक्शन था, ऐसे ही किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता था। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है शबनम? जल्दी से कर लेते हैं बेटा आज। क्या आंसर इसका? सर ए। ए, क्योंकि क्यों गलत है ये? क्यों फीचर नहीं है ये? सर क्योंकि डायरेक्टली तो उन्होंने प्रोविंसेस पे कर दिया, पहले सेंटर पे था ना। नहीं, उल्टा बेटा। डायरकी पहले प्रोविंसेस में था, उसको हटा के वहां प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई, लेके आए वो। और यहाँ पे सेंटर में, मतलब डायरकी हटा दिया उन्होंने प्रोविंसेस में, और डायरकी इंट्रोड्यूस किया सेंटर में। ये वाला पार्ट सही है, लेकिन लास्ट वाला पार्ट गलत है। देयर वाज नो डायरकी एट प्रोविंसेस, देयर वाज डायरकी एट द सेंटर। सेंटर में डायरकी था। अगर आप फिर से पुराना वाला स्लाइड्स देखोगे ना, आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी। पावर जो है सेंटर में, मतलब डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया सेंटर में और डायरेक्टली हटा दिया प्रोविंसेस से। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो वो सब भूल भी गए तो तुम्हें इतना याद रहना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोविंसेस में हटा दिया गया था 1935 एक्ट से, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट, इसका क्या आंसर है? सर इसका तो तीनों है ना, प्रोविंशियल तीनों, हाँ ऑटोनॉमी। तीनों है, तीनों है, तीनों। तीनों आंसर है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। फेडरल कोर्ट की बात हुई, ये पिछले वाले स्लाइड में था। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश होगा, रेलवे अथॉरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें। तो तीनों के तीनों आंसर है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या था, क्यों इन्होंने 1935 एक्ट बनाया? अगेन मेंस में और डिस्कशन करेंगे। बेसिकली वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, ताकि कांग्रेस में जो लोग बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ मेकिंग में, उनको लगे कि कुछ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। और जो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स बस ऐसे ही मतलब डिले कर रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, इनके बीच में कुछ झगड़ा हो। रिएक्शन क्या था? लेकिन कांग्रेस ने इसको यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं यार, अब हमें इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जब हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे वहां पे भी डिस्कस करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? हेलो। शबू, यस सर। एम आई सर ऑडिबल? आपका आवाज चला गया तो अभी आ रहा है या चला गया था? था। सर ये वाईफाई की वजह से होता है, मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया। ओके। यस सर। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? सर जिसके मेंबर्स होते हैं और वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो मान लो मैं और तुम और बहुत सारे लोग मिलके एक ग्रुप बना दें, नहीं नहीं नहीं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो राजनीतिक। जाएगी। हाँ, राजनीतिक सर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो होते हैं ऐसे लोगों का असेंबली जिनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना।
देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं, ऐसे लोग जब एक असेंबली में बैठते हैं जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। समझ में आ रहा है क्या होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, सारी sir. बातें Proper चल रही word. थी। हाँ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? But really intentional. सर इसका तो देख लो, ये क्या करना चाह रहे हैं, वो काउंटर करना चाह रहे हैं। जनरली क्या होता है कि मान लो तुम कुछ अच्छी बातें बोल रहे हो, तो अचानक से कोई बात उठा देंगे, तुम्हारे पापा बोलने लगेंगे कि हाँ उसका बेटा या बेटी तो ये कर रहा है, या ऐसे करके काउंटर करने की कोशिश की जाती है। जनरली जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उठाया जाता है, उसका बेसिक एम ये होता है कि पहले ऑब्जेक्ट को काउंटर करना। मान लो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, किसी दूसरे का एग्जाम्पल देके तुमसे कंपेयर कर दिया जाएगा, तो तुमको एक छोटा दिखाने की कोशिश की जाएगी। सेम इंटेंशन इनका भी था, ब्रिटिशर्स का, कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, इसका ये टॉपिक क्यों उठाया उन्होंने 1935 में, ताकि ये जो प्रोविंशियल प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इनको काउंटर किया जा सके, यहाँ पे जो कांग्रेस है इनको काउंटर किया जा सके। यहाँ पे देखो, ये जो मणिपुर का एरिया देख रहे हो, हैदराबाद, राजपूताना, यहाँ पे बलूचिस्तान, ये सब प्रिंसली स्टेट थे, जिन पे की डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का। और बाकी जो ये यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये सब देख रहे हो, ये डायरेक्टली ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था। समझ में आ रहा है ना? या ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ठीक है बालक, सिल्वर लाइन क्या क्या अच्छी बातें हैं? प्रिंसली स्टेट का मतलब कि वहाँ प्रिंसली में राजा राजा रूल रानी करते। था। हाँ, राजा रानी था। बाप रे राजा रानी था, हमारा राजा रानी था। और उसको ब्रिटिशर ने पहले 1858 के क्वींस प्रोक्लेमेशन में बोल दिया था कि अब हम आपको कैप्चर नहीं करेंगे, आप जैसे रूल करते हो करो। तो ये होता है प्रिंसली स्टेट। सिल्वर लाइनिंग क्या है? हमने देखा था कि हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑलमोस्ट 50% प्रोविजन 1935 एक्ट से आया है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है, बाकी सिल्वर लाइनिंग देख लीजिएगा इधर। इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। शबनम, सर कर रही हूँ। आज खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा मॉडर्न हिस्ट्री? सर थर्ड वाला रॉन्ग है, कम्युनल तो था ही नहीं उस टाइम में। नहीं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मेरे भाई, वो तो था ही, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो था, लेकिन उसको एबॉलिश थोड़ी ना किया था इन्होंने। जो मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बाकियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, वो एबॉलिश नहीं 35 किया। में, यस सर। हाँ, इसीलिए वो रॉन्ग है, बाकी दोनों सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो 1 और 2 सही है। हाँ, हाँ शबनम, आज खत्म होगा या नहीं खत्म होगा हमारा ये टॉपिक? होगा सर, होगा। स्ट्रैटेजिक डिबेट क्या क्या है, विड्रॉल, और सैटरडे को भी क्लास रख लेंगे, ठीक है? ओके सर। रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक डिबेट फॉर फॉलोइंग विड्रॉल ऑफ सीडीएम। सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस के दौरान क्या हुआ, मतलब अब देखो इन्होंने सीडीएम खत्म कर दिया, अब सीडीएम के बाद करें तो करें क्या? मान लो तुम्हारा प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, उसका तुम करोगे क्या? तो अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा तो तुम मेंस की तैयारी करोगे, अच्छा नहीं भी जाएगा फिर भी तुम तैयारी करोगे, पढ़ोगे। ये बेसिक एम होता है। अब ये लोग भी यही सोच रहे हैं कि सीडीएम के बाद करें क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार चरखा चलाते हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ना ही इलेक्शन लड़ेंगे ना ही चरखा चलाएंगे, हम मूवमेंट चालू रखेंगे, पढ़ाई चालू रखेंगे, एग्जाम होना नहीं होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेहनत करना हमारे कंट्रोल में। ये सारी बातें चल रही थी, डिबेट चल रहा था। नेहरू जी जो थे वो बोलते थे कि नहीं, ना ही चरखा चलाएंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी नहीं करेंगे, ना ही इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि ये जो गांधी जी का एक मेथड था, गांधी जी का क्या मेथड था, उसको बोलते हैं स्ट्रगल टू स्ट्रगल। स्ट्रगल टू स्ट्रगल का क्या मतलब होता है? या प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, ये कभी बताया है आपको? नो सर। गांधी जी इस चीज में बिलीव करते थे, स्ट्रगल टू स्ट्रगल, प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर। इसका क्या मतलब होता है? उनका ये कहना था कि कोई भी मूवमेंट कंटिन्यूअस नहीं चल सकता है मेरे भाई, लोगों को सांस लेने का टाइम चाहिए होता है, लोग कंटिन्यूअस सेक्रीफाइस नहीं दे सकते हैं, बीच में उनको आपको ब्रेक देना पड़ेगा। तो स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल के बाद हम एक ब्रिटिशर से ट्रूस कर लेंगे, उनसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा लेंगे, कुछ बेनिफिट्स ले लेंगे, फिर से स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। लेकिन नेहरू जी बोलते थे नहीं, ये नहीं चलेगा सर, ये ऐसे 4 आना 5 आना का बेनिफिट से काम नहीं होगा, आपको ना कंटिन्यूअस लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते रहिए जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। सर डीपीएसपी। अरे बाप रे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो जीओ एक्ट में है 1935 में, वो बेसिस बन गया हमारे डीपीएसपी का। वेरी गुड। और एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी है जो हम आगे पॉलिटी में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो किस चीज का पार्ट बन गया, उससे क्या बना हमारा करंट में? प्रियम्बल। वो अभी देखेंगे आगे जो हम पॉलिटी देखेंगे। ठीक है,
फिर यही सारी डिबेट चल रही है, क्या करें, लड़ाई लड़ें, इलेक्शन लड़े नहीं लड़े। तो कुछ लोग जो है भूला भाई देसाई एटसेट्रा जो लॉयर्स थे बोलते थे लड़ते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि काउंसिल एंट्री करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, मतलब तीन पर्सपेक्टिव है, एक बोलते हैं कि लड़ते हैं, दूसरा बोलता है कि नहीं गांधी जी वाला काम जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है चरखा चलाते हैं ये सब करते हैं, और तीसरा पर्सपेक्टिव नेहरू जी का है जो बोलते हैं ये सब फालतू चीजें नहीं चलेगा, कि जो बेसिक कोर ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के लिए आपको एक कंटिन्यूअस मास स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे ही कि अभी इलेक्शन लड़ लेते हैं फिर चरखा चला लेते हैं, ये सब से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो फ्रिक्शन हो रहा है, नेहरू जी और गांधी जी के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। देखो इसको एक बार फटाफट, इसको देखा था शब्बू? जी सर, पर यही मैंने आपसे पूछना था, एसटीएस स्ट्रेटेजी क्या है, तो आपने बताया ना, क्या? स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल। अरे वाह वाह वाह, अद्भुत। अब नेहरू जी ने बोला कि नहीं, स्ट्रगल टू स्ट्रगल नहीं, अब स्ट्रगल विक्ट्री स्ट्रेटेजी अपनाइए। स्ट्रगल तब तक करती रहिए जब तक विक्ट्री ना मिले। चलिए सर आगे चलते हैं। फिर फाइनली क्या हुआ, गांधी जी का किसी ने सुना नहीं, गांधी जी ने फिर रिजाइन कर दिया कांग्रेस से कि तुम लोग अब बड़े हो गए हो, बातें तो सुनते नहीं हो, जो करना है करो। बारडोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी इनको सरदार मिला, सरदार अरे टाइटल मिला। अरे वाह वाह वाह, कितना समझदार है शबनम। गांधी जी फिर देख रहे हो दुखी हो गए, कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा होता है लाइफ में, जब बच्चों को, जब तुम पढ़ाओगे जिन बच्चों को, वही हीरो बनने लगेंगे और फिर बातें नहीं सुनेंगे। तो ऐसा ही हो रहा था, गांधी जी ने जिन बच्चों को पढ़ाया, अपने पास रखा, पाला पोसा, और वही फिर बदमाशी करने लगे। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग बड़े हो गए हो, जो करना है करो, मैं क्या बोलूं। तो लेकिन वो बार बार ये कहते थे कि भैया इलेक्शन इलेक्शन मत लड़िए, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हैव यू हर्ड कोयता सी दिस? नो सर। बट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसका मीनिंग क्या है शबनम? कि जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। करप्ट का क्या मतलब होता है? करप्ट का सर धोखेबाज नहीं, पावर मतलब करप्ट करता है करप्शन से। मतलब, हाँ पावर करप्ट करता है मतलब तुमको झूठ बनाता है, तुमको बेईमान बनाता है पावर। जितना ज्यादा तुम्हारे वही हाथ में, मान लिया। हाँ बेईमान यस बनाता सर। है। तो पावर आपको बेईमान बनाता है, और ज्यादा पावर होगा तो आपको और ज्यादा बेईमान बनाएगा। सो दैट इज द बेसिक थिंग। ये किसने किया था सॉल्ट लॉ ब्रेक अप्रैल 1930 में तंजौर में? सर गोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी, राजा वेरी। गोपाल। ठीक है, सेकंड स्टेज डिबेट चल रहा है। सेकंड स्टेज डिबेट मतलब पहले वहां पे सेंट्रल इलेक्शन की बात चल रही थी, उसमें इन्होंने सेंट्रल इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने अच्छा किया। अब प्रोविंसेस में इलेक्शन होने लगे 1937 में, वो 34-35 में हुआ। यहाँ पे भी यही स्टोरी चल रहा है, क्या करें, लड़े नहीं लड़े, और लड़े, लड़ने के बाद मान लो अगर हम जीत गए तो फिर क्या करें, सीट ले या नहीं ले, मंत्री बने या नहीं बने, ये सारी बातें चल रही थी। तो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि चलो लड़ लेते हैं पहले, बाद में देखा जाएगा, अगर जीते मंत्री मंत्री बने तो बाद में सोचेंगे। फिर वही चीज है, नेहरू जी लोग वही थे कि नहीं भैया ये सब मत करो, लड़ो वड़ो मत, लड़ाई करो, जो मतलब होता है ना स्ट्रगल करो, ये सब फालतू की चीजों में मत फंसो। लेकिन कुछ लोग थे जो लड़ना चाहते थे और वो लोग लड़े भी। तो ये डिबेट चल रहा था। गांधी जी क्या सोच रहे थे? गांधी जी हमेशा से बोल रहे थे कि मत लड़ो और मंत्री मंत्री मत बनो, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक्चुअल कोर इशू पे फोकस करो। कभी कभी क्या होता है कि तुम तैयारी कर रहे हो, फिर अचानक से तुमको कोई जॉब वॉब मिल जाएगा, और लेट से कि तुम्हारा एज है 22-23 है, तुमको लगेगा यार जॉब कर लेते हैं, तो तुम भटक रहे हो। बिकॉज 22-23 तुम्हारा एज है, इस टाइम तुम कोर प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन लेट से कि तुम 30 हो, 35 हो, you need a job, you have to do the job, so then that's fine, you can take the job and you can prepare side by side, जो भी करना है करो। तो बेसिकली वही चीज है कि अपने कोर एरिया पे फोकस करो, गांधी जी यही कह रहे थे, और इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। लेकिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, और उससे कुछ अच्छी चीजें भी हुई, कांग्रेस ने सीट भी एक्सेप्ट किया। तो ये जो प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए उसमें 3 एरिया को छोड़ के ऑलमोस्ट हर एरिया में कांग्रेस ने काफी अच्छा किया। पंजाब, सिंध और बंगाल को छोड़ के बाकी सारे एरियाज में कांग्रेस ने काफी अच्छा किया। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर इसका पंजाब है। अरे कैसे पता? तो पढ़ा है ना। पता है तो कांग्रेस पंजाब में किसने बनाया है ना? सर कुछ वो नाम बड़ा अजीब सा, मैंने कभी सुना नहीं था। अरे तिवारी। तिवारी। राहुल तिवारी या डॉली तिवारी? हिज्र हयात खान। पंजाब में जिसने अपनी मतलब बनाई गवर्नमेंट, उसका नाम था खिज्र हयात खान, और वो यूनियनिस्ट पार्टी से था। यूनियनिस्ट पार्टी बहुत पावरफुल पार्टी थी पंजाब में। इनफैक्ट 1945-46 तक ये बहुत पावरफुल थी वहां पे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के कारण इनको मतलब मुस्लिम लीग के आगे झुकना पड़ा। इनका ट्रेजिक स्टोरी है, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे कभी।
खिजरा याद खान यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बनाया कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने अपना डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बनाया। बिहार, मद्रास, उड़ीसा में कांग्रेस एकदम छाई हुई थी, जैसे शबनम छाया रहता है। तो ये है, ये जो बंदा था, ये जो लड़का है बड़े खड़े नाक वाला, इसने बनाया था वहां पे पंजाब में गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या है? रोमन स्क्रिप्ट, सुभाष चंद्र बोस सर। सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो थोड़े इंग्लिश पढ़े लिखे थे, उनको लगता था यार हिंदी लैंग्वेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। मेरे भाई एक चीज याद करियो शबनम, एक होमवर्क है आपका, होमवर्क करते हो या होमवर्क होमवर्क में बिलीव नहीं रखते हो आजकल तुम करने में? सर करती हूँ लेकिन पूरा नहीं हो पाता, ये स्लाइड्स कर रही हूँ ना इसलिए। अभी स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले स्लाइड कर लो। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन, ये हरिपुरा सेशन था जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, फिर त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट थे, लेकिन मतभेद के कारण, डिफरेंस के कारण उनको रिजाइन करना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद फिर बने। तो पता कीजिएगा कि हरिपुरा और त्रिपुरी है कहाँ पे, डायरेक्टली पूछ देंगे वो कभी कभी कि हरिपुरा कहाँ लोकेटेड है, त्रिपुरी कहाँ लोकेटेड है, तो पता कीजिए किस स्टेट में है ये दोनों, और कल मेरे को बताइएगा, ठीक है? यस सर। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और भी बहुत काम है। सर हो पाएगा। अरे वाह, इसका क्या आंसर है? सर जलियांवाला बाग। फिर इसमें इन्होंने दिया है कि मेरे को करना था, नहीं तो ये लोग और बदमाशी करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोविंशियल इलेक्शन हमने देखा, अभी बात किया कि कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, उस टाइम 11 प्रोविंसेस थे। और उसके बाद जो बाकी 3 प्रोविंस बचे, सिंध, पंजाब और यहाँ बंगाल वाला एरिया, उसमें पंजाब और सिंध में कोलिजन बना लिया, लेकिन कहाँ पे कोलिजन नहीं बना? बंगाल में नहीं बना, बंगाल में काफी इनको कम सीटें मिली थी। तो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल जो, ऐसा भी नहीं है कि सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में इशू आ रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी था, वहां मतलब अच्छा परफॉर्म किया इन लोगों ने, एनडब्ल्यूएफपी ने। तो असम एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था, वहां भी अच्छा किया। तो इसीलिए ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी बन के रह गई थी, जो इनका बाद में एक इशू भी था कि यार ऐसा मत करो। मुस्लिम लीग बोल रहा था कि हम ही सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कांग्रेस वाज लाइक डूड, वी आर नॉट जस्ट द हिंदू पार्टी, सो डोंट रिड्यूस अस टू दैट, वी विल नॉट अलाउ यू टू रिड्यूस अस टू दैट। ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? शबनम, जा आवाज गायब। शबनम, आर यू एबल टू हियर मी? सर मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? सर पीजेंट एंड वर्कर पार्टी तो इनका नहीं था, हाँ, शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने काम किया था, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। सर ये 2-3 मेरा आवाज बी। आ रहा था, बीच में आ रहा था, या तुम सॉल्व करने में बिजी था? सर मेरा म्यूट था इसीलिए नहीं आया आपको। अरे वाह वाह वाह, अद्भुत। तो ये तुमने देख लिया था कि ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये अम्बेडकर सरकार, पीजेंट एंड वर्कर पार्टी 1947 इंडिपेंडेंस के दौरान बना। अब सेकंड होमवर्क लिखना बेटा। सेकंड होमवर्क ये है आपका कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये अम्बेडकर सर ने किस साल बनाया है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। आई थिंक अम्बेडकर सर ने एक और चीज बनाई है, उसको बोलते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। मैं श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेना, ठीक है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी बनाया है उन्होंने। और आई थिंक इसको ऐसे भी याद रखते हैं, एटीबी, ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना। एटीबी क्या होता है? ऑल द बेस्ट। आजकल जो आजकल के जमाने के बच्चे हैं, जैसे तुम हो एक शब्द, तो आजकल के बच्चे ये सब निमोनिक बनाते हैं, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, एटीबी, ऑल द बेस्ट, ये अम्बेडकर सर के 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और बी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। आपको क्या करना है बेटा, मिस्टर शबनम, मिस शबनम, मिसेस शबनम, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। हाँ, आप इसको ना देखिएगा क्रोनोलॉजी वाइज कि पहले कौन सा बनाया इन्होंने, बाद में कौन सा बनाया, ईयर कौन सा बनाया है। मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये अम्बेडकर सर ने कब बनाया, लेबर पार्टी कब बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनाया, मेरे को क्रोनोलॉजी चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? यस सर। हो सर पाएगा? ये आपने बहिष्कृत लिखा है, बहिष्कृत? बहिष्कृत, बहिष्कृत करने का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी से ओ निकाल बही, देना। BAHI। BAHI, माई हैंड राइटिंग इज लाइक अ डॉक्टर, ठीक है? आगे चले मेरे भाई। यस सर। मुस्लिम लीग और 1937 इलेक्शन, क्या हुआ मुस्लिम लीग के साथ यहाँ पे? की कोई तसी, की कोई तसी? सर वो लोग अपना अलग जगह मांग रहे थे अलग अलग ताकि जगह वो अभी, लोग हाँ एक अलग फेथ, जगह। एक फेथ के लिए अभी नहीं सेम। मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे शबनम, अभी पहले पॉटी वो करने सर जाएंगे। सीट मांग रहे थे। सीट भी नहीं मांगेंगे। अभी क्या हो गया, मुस्लिम लीग, इनफैक्ट सिचुएशन ये है, बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 1936-37 का जो प्रोविंशियल इलेक्शंस था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बातें चल रही थी
कि कहीं कहीं अगर मान लीजिए हमको मेजोरिटी नहीं आया, आपको मेजोरिटी आया, तो दोनों मिलके बना लेंगे, लड़ाई झगड़े करने में कुछ नहीं रखा है, प्यार से रहते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम लीग ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया इन इलेक्शंस में। इवन माइनॉरिटी एरियाज में एक खिजर हयात खान की पार्टी और दूसरी पार्टी जीत गई। तब मुस्लिम लीग को लगा कि अब कुछ तूफानी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तूफानी। तूफानी करना पड़ेगा। तो कैसे तूफानी करेंगे? फूट डालो और राज करो। वो बोलने लगे कि ये जो है कांग्रेस हिंदू पार्टी है और इसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो सेफ नहीं है। ये जो वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया है, ये एक तरह से बोलता है हिंदुओं को कि मुसलमानों को भगाओ यहाँ से। ये जो विद्या मंदिर इनका स्कीम है, ये भी हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। तो ये लोग हमें अच्छे से रहने नहीं देंगे, इसलिए हमें दीजिए। यही सब पीरपुर रिपोर्ट और ये जो शरीफ रिपोर्ट है, इसमें यही सारी बातें वो कर रहे थे। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा आज भी चलता है, ये हमेशा से चलता आया है और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब ये दुख की बात है कि आजकल न्यूज़ चैनल भी ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं। तो यही प्रोपेगेंडा उन्होंने स्टार्ट कर दिया पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट में कि मुसलमान खतरे में है, जैसे हिंदू खतरे में रहता है कभी-कभी। तो ये पूरा इश्यू चल रहा था और पीरपुर और शरीफ रिपोर्ट में उन्होंने यही बातें की। फटाफट देखिए इसको। सर ये अब रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है क्या? ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा सर, ये पूछा हुआ है रिपोर्ट कि ये Yes. किससे रिलेटेड था। तो ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड था, जहाँ पे वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कांग्रेस के अगेंस्ट और उसको एक हिंदू पार्टी की तरह पोर्ट्रे कर रहे थे और लिख रहे थे कि मुसलमान खतरे में है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, उसमें ये सारे प्रोपेगेंडा चल रहे थे कि वंदे मातरम एक सॉन्ग है जो नॉन मुस्लिम्स को बोलता है कि मुस्लिम्स को भगा दो। विद्या Yes, sir. मंदिर, ये विद्या मंदिर नहीं है, इसको विद्या मंदिर स्कीम बोलता है। तो ये सारी चीज़ों से वो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और अब जिन्ना बहुत रेडिकल हो गए। बहुत रेडिकल मतलब अब उनको समझ में आ गया कि अगर हम नहीं मुसलमानों को करेंगे ज़्यादा रेडिकल, मतलब रेडिकलाइज़, तो मुस्लिम लीग का बटाधार है, ये एकदम नॉन एक्जिस्टेंट हो जाएगी। सो वी हैव टू डू समथिंग रेडिकल एंड दे स्टार्टेड डूइंग वेरी सो मेनी थिंग्स रेडिकल व्हिच वाज़ नॉट गुड फॉर इंडिया इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, आगे चलें? Yes, sir. इसका क्या आंसर है? Sir, Indian Council Act 1909. ये तुमने सब पढ़ लिया है शबनम? सर आपने तो बोला था। अरे वाह! बहुत अच्छा बच्चा है, सब बच्चा तुम्हारे जैसा हो। क्यों ये सबसे शॉर्ट लिव्ड है? सिर्फ 10 इयर्स था ना कि सर 10 इयर्स के लिए था ये। हाँ, इंडियन Oh yes, काउंसिल sir, एक्ट 10 years. 31 ईयर्स तक ये कैसे रहा? क्योंकि जो नेक्स्ट एक्ट आया वो 1892 में आया। फिर 1892 17 साल के लिए कैसे रहा? क्योंकि जो नेक्स्ट एक्ट आया वो 1909 में आया, तो गैप कितना है? 17 साल का। फिर ये 10 साल के लिए रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 16 साल के लिए क्यों रहा शबनम? क्योंकि बाद में 35 आया ना? 1935 में आया। आया, तो 16 साल के लिए ये एक्ट रहा, तो इसीलिए वो शॉर्ट लिव्ड था। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोइटा? यस सर। अब ये क्या है, 28 महीने रहे कांग्रेस रूल, मतलब 1937 से 1939 के बीच में कांग्रेस का रूल रहा बहुत सारे प्रोविंसेस में। लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों कोयता सी? सर वो ये मूवी देखा है कांग्रेस शबनम? में कौन कौन सा? ये वाला मूवी? नो सर। नो तुम्हारा ये सर। होमवर्क अभी के लिए नहीं है, जब एग्जाम हो जाएगा 5 तारीख को, तो उस दिन देखना ये मूवी। इसका नाम है जोजो रैबिट। तो मूवी वूवी नहीं देखता है? नो सर। ये मूवी इंपॉर्टेंट मूवी है अपने कोर्स के लिए, तो ये तुमको देखना पड़ेगा। सर हिटलर का है? हाँ, हिटलर है। तुम जानता है हिटलर को? मिला था क्या तुम उससे? अरे वाह, तुम कैसे जानता है कि ये हिटलर है? सर मुझ से। अरे वाह! तो ये जो 28 मंथ है कांग्रेस रूल का प्रोविंस में, कांग्रेस ने क्यों रिजाइन किया? इसीलिए नहीं रिजाइन किया कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए रिजाइन किया कि उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बना लिया बिना हमसे पूछे। हमारे सोल्जर्स को ये भेज रहे हैं वहां पे ब्रिटेन में लड़ने के लिए, फ्रांस में जाके सपोर्ट करने के लिए, यूरोप में भेज दिया। अरे भाई, हमसे पूछोगे तो, परमिशन तो लेना चाहिए था, है कि नहीं? हमारा जो वो देखा था यस तुमने स्लाइड परमिशन लेने वाला? ये स्लाइड तुमने देखा था? ये देखा था? देखा, ध्यान नहीं दिया सर। तुमने ये मूवी नहीं देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर? नो सर। कोई काम का नहीं है सबनम, ठीक है? तो सर आई कांग्रेस, एम वेरी बोरिंग। यू आर वेरी बोरिंग पर्सन। मेरे को भाई रिजल्ट चाहिए, बोरिंग हो या कुछ भी हो। आई लाइक दोज पीपल हु आर वेरी मच साइको टाइप जो हों। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे लोग जो आराम से पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़ना है, आप आराम से पढ़ो। फिर मेरे को चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ना हो। ठीक है भाई, 28 मंथ में उन्होंने रिजाइन क्यों कर दिया? बिकॉज दे वर लाइक, डूड यू डिड नॉट आस्क अस, यू जस्ट मेड अस अ पार्ट ऑफ द वॉर,
You sent our soldiers in your areas without even consulting us. That is not done at all. We are forming our government. We have like ministry in 8 of the 11 provinces. You should have at least asked us, dude. You did not. So we are resigning. समझ में आ रहा है? Yes, sir. आंसर बता इसका. Sir, D. वाह, अद्भुत प्रतिभा के धनी है आप. इसका आंसर बताया सर्च एंड रीजन का. Sir, दोनों करेक्ट है. कैसे पता है? Congress ministry in all provinces resigned in 1939. Congress did not accept the decision of Viceroy to declare war against Germany. तो आंसर क्या देना चाहेंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस का? ये नहीं है. देख, दोनों करेक्ट तो है, लेकिन आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन इसीलिए नहीं किया कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. वो कह रहे हैं कि भाई हम रिजाइन इसीलिए कर रहे हैं कि तुम वॉर करो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, लेकिन हमको कैसे पार्टिसिपेट बना दिया, मतलब पार्टिसिपेंट कैसे बना दिया इंडिया को? इंडिया ने तो कोई कुछ काम नहीं किया था, हमने तो हिटलर को गुस्सा नहीं दिलाया था, तो आपने क्यों पार्ट बना दिया हमें? सो वी कांग्रेस डिड नॉट रिजाइन बिकॉज Viceroy has declared war against, or England has declared war against Germany. We resigned because we were made a part of the war without even being asked from us. तो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो चीज है. पढ़ो इसको. R does not explain. Both are true, but R is not a correct explanation. Yes, sir. ये पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. याद है. तो ये जो इमेज है इसका क्या मीनिंग है? वाह, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? परमिशन लेनी चाहिए थी. तो ये भी तुम्हारा काम है कि जोजो रैबिट के बाद डू वॉच गैंग्स ऑफ वासेपुर. 1 ही देखना, 2 तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, बट आई थिंक ये 2 में है, पता नहीं किस में है ये. तो उसमें ये इसका हाथ पकड़ लेता है बिना इससे पूछे. सो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग व्हाट शी इज सेइंग. आगे चलते हैं मेरे भाई. 28 मंथ्स में क्या क्या अच्छी चीजें हुई, बहुत अच्छी चीजें हुई. इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया, प्रिजनर्स को रिलीफ दिया, ब्ला ब्ला ब्ला. ये हम आगे मेंस में भी देखेंगे, अभी इतना काम का नहीं है हमारे लिए प्री पर्सपेक्टिव से. ठीक है सर. नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, ये लोग सोशलिस्ट लीनिंग थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो रही थी. अचीवमेंट हुआ, अच्छा हुआ, वाह वाह, बहुत अच्छा किया. अब आगे चलते हैं. लिमिटेशन क्या था कि कुछ लोग जो थे कम्युनिस्ट लोगों से थोड़ा गुस्सा खाते थे. कम्युनिस्ट प्लानिंग कमेटी में नेहरू जी ने बनाया था ना. नेहरू जी, सुभाष जी और ये मेघनाथ शाह जी, इन्होंने बनाया था. ठीक है. यहाँ पे सुभाष जी भी थे, नेहरू जी भी थे, सब थे. यहाँ देखो, इस फोटो को अगर देखोगे, ये है बोस जी, ये है नेहरू जी, और इन सबको लाने वाले बड़े बड़े लोग थे यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे यहाँ. इनको विश्वेश्वरैया, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बनके बनाया था ये कि प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग कमेटी. इनका रोल था इसमें. ठीक है सर. फिर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में झगड़ा चलता रहता था. एक चीज इंपॉर्टेंट है शब्द, वो याद रखिएगा, ये होमवर्क अभी कर लीजिए, बाद में हम फ्री के बाद डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है कम्युनिज्म में, ठीक है, कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में और कम्युनलिज्म में. ये चारों टर्म सेम नहीं होते हैं. बहुत लोग कम्युनिज्म को कम्युनलिज्म समझने लगते हैं. कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, दे आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा देख लीजिएगा. ठीक है. बेसिक कम्युनिज्म जो है वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते हैं. कम्युनिज्म जो पॉलिसी है इंटरनेशनलिज्म का. इंटरनेशनलिज्म का क्या मतलब होता है कि वो ये नहीं है कि इंडिया कंट्री वंट्री नहीं, वो बोलते हैं कि पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी बनानी है जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होगा, सब बराबर होंगे. सोशलिज्म जो है वो नेशनलिज्म में बिलीव करता है, लेकिन वो भी चाहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, सब में रिसोर्सेज बांटे. कैपिटलिज्म जो है वो फ्री मार्केट पॉलिसी पे बेस्ड है. फ्री मार्केट पॉलिसी मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में, ये डिसाइड करेगा इकोनॉमी. आप या गवर्नमेंट या किसी और को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए इकोनॉमी. कम्युनलिज्म ये फिलॉसफी है जिसमें ये कहता है कि दो या दो से ज्यादा सेक्ट्स जो हैं, उनके सेक्स रिलीजन जो है, उनके इंटरेस्ट डाइवर्जेंट होते हैं एंड दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्जेंट होंगे एंड दे आर एंटागोनिस्टिक, मींस कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, सारे एग्जिस्ट नहीं कर सकते. कम्युनिज्म का ये फिलॉसफी है. समझ में आ रहा है ना? अगर दो धर्म है तो कोई एक ही धर्म एग्जिस्ट करेगा, दूसरा धर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर व्यूज आर डाइवर्जेंट, देयर इंटरेस्ट आर डाइवर्जेंट, एंड नॉट ओनली डाइवर्जेंट, दे आर आल्सो एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सर? यस सर. ये तो देख लेना. फिर ये मेहरौली हैं, ये सब अच्छे लीडर्स थे, इन्होंने क्विट इंडिया का टर्म दिया था, ये याद रखिएगा, यूसुफ मेहरौली. कौन सा प्रोमिनेंट लीडर था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? आंसर क्या है इसका शब्द यार? डी सर, नरेंद्र देव, अरे आचार्य नरेंद्र देव. अरे सर, कितने स्लाइड तक पढ़ गया है सर? सर 900 कुछ. वाह वाह. ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या डिफरेंस है. हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी भी है. कम्युनिस्ट पार्टी कितने टाइप्स के हैं?
तो कम्युनिस्ट में आरएसएस आते ना? आरएसएस नहीं आती है, आरएसएस राइटिस्ट हैं, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, ये बाद में और ये तो बताऊंगा। गांधी। ऐसा मत करना, कम्युनिस्ट को तुम अगर आरएसएस बोल देगा तो वो लोग सुसाइड कर लेगा। ये दोनों एकदम एक्सट्रीम एंड पे हैं। ये अगर मान लो तुम्हारा लेफ्ट है तो ये राइट है, एकदम दोनों की विचारधारा बिल्कुल मैच नहीं करती है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? अभी ब्लंडर बोला है जो बोला है। सॉरी। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्या अंतर है। कम्युनिस्ट बोलते हैं कि पूरी चीजें, जैसे अब राइटिस्ट लेफ्टिस्ट ये बहुत रिलेटेड। इंटरनेशनली। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का भी जो फंडा है सीपीआई, ठीक है, सीपीआई ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। फिर एक सीपीआई एम है। सीपीआई एम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये कार्ल मार्क्स की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। पहले एक और था सीपीआई एम, मतलब नक्सलाइट करके कुछ था, माओइस्ट था, जिसको कि बैन कर दिया गया क्योंकि ये लोग वॉयलेंट हो गए थे। सीपीआई, तो इनका अलग अलग वर्जन है। सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये बोलता है कि ये फॉर्म हुआ है 1925 में कानपुर में, आई गेस। लेकिन सीपीआईएम बोलते हैं कि नहीं, वो ताशकंद में फॉर्म हुए थे और वहां पे एम एन रॉय ने इनको फॉर्म किया था। तो अभी वो चीज हम देख लेते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है फॉर्मेशन का। क्वेश्चन ये देखिए, इसका आंसर क्या है? 7 मिनट 32 सेकंड दिखा रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा दो बंदों में क्यों 40 मिनट का टाइम लैग दे रहा है मेरे को जूम। चलो जो भी है, आई थिंक मैं बहुत सारे और क्लासेस ले रहा हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसका आंसर क्या है बेटा? तो कोई भी नहीं है। हाँ, तुम सही में अच्छा पढ़ लिया। ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है, बुर्जुआ क्लास, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म में। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तभी ये टर्म्स आएंगे। ये सारा फिलोसफी कम्युनिस्ट का है। ये फिलोसफी सोशलिस्ट लोगों का नहीं है। सोशलिस्ट लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो लोग बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हिंसा विंसा करो। कम्युनिस्ट वाले हैं कि हिंसा करना पड़े, वायलेंस करना पड़े, करो, लेकिन एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाओ। चल मेरे भाई आगे आते हैं। इसका आंसर क्या है? शबनम, शबनम, यस सर। आज हो पाएगा खत्म? सर एम एन रॉय। एम एन रॉय, अभी हमने क्या देखा, दो वर्जन है। कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि वो 1925 में फॉर्म हुआ कानपुर में। कम्युनिस्ट पार्टी जो तुम्हारी एम है, एम क्या है? मार्क्सिस्ट, ये क्या बोलते हैं कि नहीं, हम ताशकंद में फॉर्म हुए थे 1920 में। याद ही रखना, ये जो स्लाइड है इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज दिए हुए हैं। कितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं शब्द? तो 11। बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज 5 ही हैं। ये जो स्थान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उसके बाद हाँ। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो 5 हैं यही सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। आप इनके कैपिटल्स देख लेना, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, ठीक है? समझ में आएगा सी? यस सर। चल भाई, ये पढ़ लिया होगा कि अलग अलग वर्जन है, तो चलता यस रहता सर। है ये सब, इनके बीच में डिस्कशन होता रहता है, ठीक है सर। कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग सिंबल, अलग अलग इनके विचारधारा। वर्ल्ड वॉर 2 आईएनसी क्या क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस वही बातें कर रहा है कि यार हमको ये दे दो तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम जो वॉइस रॉय है लॉर्ड लिनलिथगो, ये लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक वॉइस रॉय थे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइस रॉय है। तो याद रखिएगा, लिनलिथगो जो है, मिस्टर लिनलिथगो, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइस रॉय, ठीक है? और ये बोला नहीं देंगे यार, तुम लोग फालतू का आ जाते हो मुंह उठा के, जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है अभी, काम करने दो। नहीं, ऐसे नहीं बोला। दे ही लव्ड ऑल दीज गाइस, रिस्पेक्टफुली बोला। वर्धा कहाँ पे है? कुछ है वही तैसी वर्धा। वर्धा में बहुत मिलेंगे अभी लोग। वर्धा में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन दिया है, जो हम एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक में पढ़ेंगे। वर्धा है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं वर्धा कहाँ है, और आप भावनाओं में बह के गुजरात लिख सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा गांधी जी हैं गुजरात में ही रहते हैं, तो वर्धा गुजरात नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे ये चल रहा है कि करें तो करें क्या, वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ये लोग लड़ रहे हैं, तो अलग अलग वर्जन आ रहा है। गांधी जी बोल रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं यार इंग्लैंड वालों को, ये नाजी वाले लोग जो है इटली विटली जर्मनी बेकार है। सुभाष बोलते हैं भाई अभी फायदा उठा लेते हैं मस्ती से, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मस्त फायदा उठाओ, अभी ये लोग परेशान है, जीत लेते हैं इंडिपेंडेंस। नेहरू जी बोलते नहीं, इंडियन पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फायदा भी नहीं उठाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के परेशानी हो, मतलब कोई परेशान है आप उसका फायदा उठा रहे हो, ये अच्छा बात है क्या शबनम? आपको किसका बात नो अच्छा लगा? सर। सुभाष चंद्र बोस का, नेहरू जी का, या गांधी जी का? गांधी जी। मेरे हिसाब से सुभाष बोस सबसे ज्यादा प्रैग्मेटिक थे यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि उसका एडवांटेज नहीं उठाओ मेरे भाई, अभी सबसे सही टाइम है, फायदा उठा लो, ठीक है? कांग्रेस मीटिंग, कांग्रेस मीटिंग एट वर्धा, यहाँ पे ये सब चीजें हुई, उन्होंने कंडेम किया। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप दोगले हो, ब्रिटेन आप दोगले हो। आप बोल रहे हो कि आप फैसिस्ट इन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। फैसिज्म जो है वो इंपीरियलिज्म पे बेस्ड है। आपने खुद इतनी सारी कॉलोनीज यहाँ एक्वायर की हुई हैं। अगर आप सीरियसली फाइट कर रहे हो डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए, जो आप बोल रहे हो, तो हमें भी इंडिपेंडेंस दो।
तो ये सारी बातें होंगी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? एडवांटेज बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे जो है 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ये पूछना है। 23 जनवरी उनका बर्थडे है, पराक्रम दिवस उनको उसको मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे पराक्रम दिवस, वीरता दिवस, शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज 23 जनवरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सर? यस सर। फिर उसका गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्या था, रिस्पांस क्या था? गवर्नमेंट वाज लाइक, डूड तुम लोग तो बोलते ही रहते हो, मैं तुम लोगों को अपने में ही लड़वा देता हूँ। मुस्लिम लीग को इन्होंने सामने ले आए और किसी ने कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं किया। अब बेचारे दुखी हैं, सुन ही नहीं रहे ये लोग, तो इन्होंने बोला कि चलो अब अल्टीमेटम, अब रिजाइन मारो सब मिनिस्टर्स, कोई नहीं सुन रहा है, अब हम कुछ करेंगे नया तूफानी। ललित गो ने बोला कि भाई देखते हैं, और अगर वॉर खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे दें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नहीं दे पाएंगे सर। फिर ये रामगढ़ में मिले, इनका जो नॉर्मल सेशन होता था, रामगढ़ कुथाए होता ऐसा, कहाँ है रामगढ़? गुजरात। रामगढ़ है झारखंड में, वहां पे भी मेरे मौसा जी पोस्टेड थे, तो ही इज इन डिफेंस, उनका ट्रांसफर होता रहता है 2 साल पे, तो अभी वो रामगढ़ में पोस्टेड थे, कुछ दिन पहले भी सिलीगुड़ी चले गए, झारखंड में है। ठीक है, याद रखना होता है, कभी कभी पूछ देंगे आपसे कि रामगढ़ सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पे है? रामगढ़ झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें चल रही हैं रामगढ़ में कि अब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, नया मूवमेंट लेके आएंगे, क्योंकि लोग सुन नहीं रहे हमारा बात, बार बार इग्नोर कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान को क्योंकि बहुत ज्यादा, सॉरी, मुस्लिम लीग को क्योंकि बहुत ज्यादा भाव दे दिया था मतलब ब्रिटिशर्स ने, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात की कि हमें अलग कंट्री चाहिए मार्च 1940 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध जो है नॉर्थ वेस्ट में, और ईस्ट में जो हमारा बंगाल असम वाला एरिया है, इसको आप मतलब एक बना दीजिए ऑटोनॉमस एरिया, और ये बाद में पाकिस्तान बनेगा। हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान। ये क्या, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है, खिलाफत मूवमेंट 19। बोथ आर करेक्ट। हाँ, बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन ए है हाँ, बहुत करेक्ट। बहुत अच्छे। ये अगस्त ऑफर 1940 में आया है, तो ऑब्वियसली इस टाइम वाइसरॉय कौन होगा? लॉर्ड लिलिथ गो, क्योंकि लिलिथ गो 1936 से 44 तक है ना? अब यहाँ पे फिर वो आ गए, उनको लग रहा है कि यार हम लोग ना हार रहे हैं। उस टाइम शुरू में 1939 से 44 के बीच में जो वॉर चल रहा था, इनिशियल फेजेस में ब्रिटिशर्स हार रहे थे, तो उनको लग गया कि हार रहे हैं, सपोर्ट तो चाहिए, किसी भी तरह से सोल्जर वोल्जर चाहिए, और ऐसे ये मुंह लटका के लड़ने जाएंगे तो क्या ही लड़ेंगे, उनको खुश करके जाते हैं कि भैया थोड़ा मुंह को फ्रेश करो, अच्छा से हंस के जाओ। तो इन्होंने बोला कि सपोर्ट दो भाई, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कि 1909 में एक मेंबर हुआ करता था इंडियन, जिसमें कि 1919 में बढ़ा के 3 किया, अब वो बोल रहे हैं कि हम और मेंबर डालेंगे इसमें, आप जो बोलोगे वो होगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन सपोर्ट दीजिए हमको। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन फिर इंडियन गुस्सा है कि यार क्या यार डोमिनियन स्टेटस, ये पहले ही 10 साल पहले बोल चुके हैं तुमको कि नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस। 1929 के लाहौर सेशन में ही बोला है ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? तो गुस्सा कर रहे थे ये। नेहरू जी ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज एज डेड एज अ डोरनेल। ठीक है, ये पूछ सकते हैं किसने बोला था ये कॉन्सेप्ट, कि हम लोग 11 साल हो गया ये सब फालतू चीजें छोड़े हुए और तुम लोग वहीं अटके हुए हो जी। लेस देन 1 मिनट बचा है, मैं मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ, आज किसी भी हालत में खत्म करना है, वरना गोली से उड़ा देंगे इस स्लाइड को। ठीक है, ओके सर। ठीक है। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, गांधी जी को लगा कि यार कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ये लोग सुन नहीं रहे हैं, बहुत वैल्यू लेस कर दिया हम लोगों को, तो लेकिन अभी टाइम राइट नहीं है कि बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें, तो इसीलिए 1940 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया अगस्त ऑफर के बाद, छोटे स्केल पे, कि एक एक बंदा आएगा, वो लोगों में फैलाएगा